नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए यह खबर देखा ही होगा कि कुछ लोग जिम में अचानक एक्सरसाइज करते हुए गिर गए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। आपने यह भी देखा होगा कि डांस करते हुए स्टेज पर या एक्टिंग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलते चलते अचानक से कोई व्यक्ति गिर जाता है और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। पिछले एक साल में इस तरह की खबर अचानक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे अहम बात क्या है कि हार्ट अटैक की ये समस्या कम उम्र के लोगों में अधिकांशतः देखी जा रही है। इसके अलावा एक और बात जो है आपके जहन में आता होगा वह है डिप्रेशन की बातें। लगातार पिछले एक साल में कम उम्र के बच्चों में और अधिक उम्र के लोगों में भी, लेकिन कम उम्र के लोगों में यह बात जो है अधिक देखने को मिल रहा है कि उनकी शिकायत है कि वो एंजाइटी में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। इस वजह से लोगों के संबंध खराब हो रहे हैं, पारिवारिक संबंध जो है वह टूट रहा है, सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ रहा है। अब इसके पीछे क्या वजह था, इन सब चीजों को लेकर के एक रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च में बेहद चौंकाने वाले आंकड़े और तथ्य जो हैं वह सामने आया है। इस रिसर्च में कोविड-19 की चर्चा की गई है। दरअसल साल था 2019 का। उस वक्त एक सूक्ष्म जीव जो कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेता है, उसका नाम हमने दिया कोरोना वायरस, यानी कि कोविड-19 की चर्चा की गई। और कोविड-19 किस प्रकार से इन सभी परिस्थितियों के लिए हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, उस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए हमने वैक्सीन को तैयार किया और वैक्सीन के डोज भी लिए। पहली खुराक ली, दूसरी खुराक ली, तीसरी खुराक ली, जरूरत के हिसाब से हम सब ने ऐसा किया। और उस वैक्सीन के डोज के बाद क्या उसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है? दुनिया जो है इस डिबेट में अलग अलग धरे में बटी हुई है। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आज का जो ये करंट अफेयर्स का मुद्दा होने वाला है वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। और हार्ट अटैक की समस्या या फिर एंजाइटी डिप्रेशन की समस्या, मानसिक तनाव से आज देख रहे हैं कि हर दूसरा व्यक्ति ग्रसित है। इसीलिए इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिए। हम विस्तार से इन सभी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं और सबसे खास बात यह है कि हम इस लेक्चर के अंत में आपसे इस बात की भी चर्चा करेंगे कि आप यदि मेंटल हेल्थ से किस तरह से अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन से किस तरह से लड़ सकते हैं, या फिर हार्ट अटैक की जो समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं उससे आप अपने आप को, खुद को कैसे बचा सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होने वाला है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बढ़ते हार्ट अटैक और डिप्रेशन का कारण है कोविड-19। यह लंबे समय से कहा जा रहा था, इस पर रिसर्च हुआ है, कुछ बातें जो है सामने आई है। उससे पहले संस्कृति आईएएस आपके लिए एक सूचना लेकर के आई है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस ने विभिन्न पीसीएस कोर्स को लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी और यूपीपीएससी के कोर्स शामिल हैं। यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और यथाशीघ्र नामांकन करा सकते हैं। देखिए, यह मुद्दा जो है लगातार चर्चा में तो रहा ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ रिसर्च पेपर सामने आए जिसको लेकर के यह खबर काफी चर्चा में बना हुआ है। न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर काफी चर्चा किया जा रहा है। इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे और यहां पर देखिए केंद्र हमारा रहेगा कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के हम बात करेंगे और हम यहां हार्ट अटैक और ब्रेन डिसऑर्डर्स को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। इतना मुद्दा तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब यहां पर सबसे पहले प्रमुख बिंदु को समझ लेते हैं। WHO की बात की गई है। WHO की एक संस्था है, एक नेटवर्क है, ग्लोबल वैक्सीन डेटा नेटवर्क। इसने कोविड-19 संबंधित एक रिसर्च किया है। इस रिसर्च में 8 देशों को शामिल किया गया है। जरा इसके विस्तार को देखते हैं कि सैंपल साइज, आप जानते हैं रिसर्च होता है तो सैंपल इकट्ठा किया जाता है, तो 8 देश को लिया गया है, तो सैंपल साइज भी इसका विविधतापूर्ण रहेगा, इसको देखना है। 8 देश में कौन कौन से देश शामिल है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड, इसकी बात की गई है। इन 8 देशों के 99 मिलियन टीकाकरण वाले लोगों को कवर किया गया है। तो यह अपने आप में देखिए, अब ये सैंपल साइज बहुत छोटा नहीं रह गया, क्योंकि यहां पर ग्लोब पर जब हम बात करेंगे तो 8 कंट्री को हम शामिल कर रहे हैं। उसके बाद जब हम इसके सैंपल साइज की बात करेंगे कि कितने कवर किया गया है, तो 99 मिलियन टीकाकरण जो लोग वैक्सीन थे, जिन्होंने वैक्सीन लिया था, इसकी चर्चा की गई है। तो इसलिए यह आंकड़ा अपने आप में बहुत हो जाता है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन अध्ययन इसे अभी तक का बताया गया है और अध्ययन में कुछ वैक्सीन जो दवाएं थी उसको शामिल किया गया, जैसे कि फाइजर आप जानते होंगे, मॉडर्ना जानते होंगे, एस्ट्राजेनिका जैसी प्रमुख दवा कंपनियों के कोविड टीकों को हृदय और मस्तिष्क बीमारियों से जोड़ करके देखा जा रहा है।
अब इसी बात पर हम विस्तार से और चर्चा करते हैं। अध्ययन में क्या क्या शामिल किया गया है, सबसे पहले देखते हैं। ग्लोबल वैक्सीन डेटा नेटवर्क के शोधकर्ताओं ने कुछ बातें कही है और इनका कुछ तथ्य आया है, उसकी कुछ निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये बहुत डिटेल से पूरा आया है, अगर आप रिसर्च पेपर को देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो आप नेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे, बहुत डिटेल से मिल जाएगा। लेकिन उसकी जो कुछ मुख्य बातें हैं उसको हम शामिल कर लेते हैं और यहां से फिर हम उस मुद्दे पर आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, फाइजर और मॉडर्ना के टीकों की पहली, दूसरी और तीसरी खुराक के बाद कुछ तरह के मामले देखने को मिला है। किस तरह के मामले? मायोकार्डिटिस। अब ये मायोकार्डिटिस क्या होता है? जैसे कि आप खेलते होंगे, खेल कूद में क्या होता होगा, कई बार आपके पैर में चोट लग जाता होगा, हाथ में चोट लग जाता होगा, तो आपको सूजन हो जाता होगा, है ना। इसी तरह से हृदय में भी सूजन होता है, हमारे हार्ट में भी सूजन होता है, और हार्ट में जब सूजन होता है उसको कहा जाता है मायोकार्डिटिस। ठीक है, तो यहां पर ये मामले देखा गया है कि लगातार फाइजर और मॉडर्ना के टीके जिन लोगों ने लिया था उसकी पहली, दूसरी और तीसरी खुराक का दुष्प्रभाव यहां पर यह देखने को मिला है। मॉडर्ना की पहली और चौथी खुराक के बाद जो है पेरिकार्डिटिस का जोखिम बढ़ा है, और यह जोखिम जो है 1.7 गुना से 2.6 गुना तक बढ़ गया है। मॉडर्ना वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद इन मामलों में और भी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा हम एस्ट्राजेनेका की बात जब करेंगे तो इसके टीकों की तीसरी खुराक वाले लोगों में पेरिकार्डिटिस का जोखिम 6.9 गुना तक बढ़ता नजर आया है। तो यह अपने आप में यह बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है कि जब हमने वैक्सीन लिया कोविड-19 के बाद, तो हमने यह सोचा कि हमें कोरोना वायरस से लड़ने में यह मदद करेगा, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को यह मजबूत करेगा और हमारी जान बच जाएगी, हम इस जोखिम से बच जाएंगे। लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि इस वैक्सीन का लंबे समय तक प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है और दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और जो कि प्रभाव मैंने पहले भी कहा कि या तो हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, या फिर वहां पर यह देखा जा रहा है कि लोग डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की समस्याओं और बीमारियों की बात इसको लेकर के कहा गया है। कोविड-19 के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित जो लोग हुए हैं, और ये शोध जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा दे रहा है, वह है कम उम्र के लोगों को लेकर के। जनरली देखा जाता था कि आप पुराने फिल्मों को देखते होंगे, 70-80 के दशक के फिल्मों को, तो कई बार हार्ट अटैक आने की बात की जाती थी। तो उसमें देखते होंगे कि कोई वृद्ध व्यक्ति हैं, एकदम दादाजी के उम्र के लोग हैं, 80 वर्ष के, 70-75 वर्ष के, तो उनमें कहा जाता था कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन पिछले 1-2 साल से यह देखा जा रहा है कि 22 वर्ष का कोई लड़का है, 40 वर्ष का कोई व्यक्ति है, 30 वर्ष की कोई महिला है और उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। इसीलिए यह समस्या जो है बेहद गंभीर हो गया है। और यहां पर यह बात कही जाती रही थी लंबे समय तक कि क्या ये एक संयोग है, या फिर किसी बीमारी का, या कोई इस तरह की दवा है, कोई इस तरह का साइड इफेक्ट हुआ है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो यहां पर यह रिसर्च पेपर यही कह रहा है कि देखिए यह जो समस्या है, और दुनिया भर में यह समस्या देखी जा रही है, केवल भारत में नहीं। ठीक है, तो यहां पर यह कहा गया कि यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि इस सब के पीछे कोविड-19 के जो वैक्सीन हमने लिए हैं, खुराक लिए हैं, वह कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को देखना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कम उम्र के लोगों में, तो कम उम्र के लोगों में क्या समस्या हो रहा है उसके तहत कहा गया है सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और साइकोटिक डिसऑर्डर जैसी समस्याएं हो रही है। अब ये समस्याएं क्या करता है? देखिए, ये समस्या जो है मस्तिष्क से संबंधित है, और मस्तिष्क से संबंधित इस समस्या में होता क्या है कि व्यक्ति के सोचने समझने की जो प्रवृत्ति होता है, उसका जो नेचुरल प्रकृति होता है, उसमें अचानक से बदलाव देखने को मिल जाता है, उसके व्यवहार में इसके वजह से तब्दीली देखने को मिलता है। ठीक है, ये पहले कहा जाता था कि यह जो होता है, दरअसल इस तरह की समस्याएं वह अधिक उम्र के लोगों में होता है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की कि 65 से प्लस व्यक्ति जो हैं, जो उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनमें देखा जाता था इस तरह की समस्याएं। लेकिन कोविड-19 के बाद अचानक से यह देखा गया है कि कम उम्र के जो लोग हैं, 30 साल के हैं, 32 साल के हैं, 16 साल के हैं, 15 साल के हैं, उनमें अचानक से ये समस्या देखने को मिलने लगा। तो क्या ये देखा गया है कि कोविड-19 की वजह से ये वैक्सीन जो लोग लिए हैं उसका साइड इफेक्ट है? और यह जो है पूरी रिसर्च इस बात की जो सबूत देता है, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कहने का तात्पर्य है कि जिस उम्र में नौजवान व्यक्ति को अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए था, उन्हें इस तरह से कह सकते हैं कि अपने लाइफ को लेकर के बहुत संजीदा होना चाहिए था, उस उम्र में वो डिप्रेशन के शिकार हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, लगातार लोगों के संबंध टूट रहे हैं। और एक और घटना जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, लोगों का ध्यान खींचा है, वह है कि कम उम्र के लोगों में देखा जा रहा है कि वे आत्महत्या कर रहे हैं, वे सुसाइड कर
रहे हैं, अपने जीवन से कहीं ना कहीं उनका मोह भंग हो रहा है। तो इस तरह की समस्याएं इससे देखी जा रही है। कोविड-19 से हृदय की बीमारी के पीछे की संभावना भी बताई गई। भारत में बहुत सारे एक्टर्स के बारे में आपने सुना होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में सुना होगा कि अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। वायरस से संक्रमित होने पर जो हमारा शरीर है वह प्रतिरक्षा प्रक्रिया देता है, जिससे रक्त वाहिनियां जो है वह मोटी हो जाती है। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो रक्त प्रवाह है हमारे शरीर में वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है और इसके वजह से हार्ट अटैक की समस्याएं बनते हुए नजर आती है। यहाँ पर कोविड-19 संक्रमण के बाद भारत में क्या इसको दुष्प्रभाव देखा गया, भारत के स्तर पर जरा हम देखते हैं। हृदय से जुड़ी हुई बहुत तरह की समस्याएं देखी गई है। अब कौन कौन सी समस्याएं, जैसे कि हार्ट फेलियर हुआ, उसके बाद मायोकार्डियल डैमेज, उसके बाद एरिथमियास, या फिर इसके अलावा एक जो बीमारी और देखने को मिल रहा है वह है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ठीक है, इस तरह की कुछ और समस्याएं जो है हृदय से संबंधित अचानक से लोगों में देखा जाने लगा और हर उम्र के लोगों में यह देखा जा रहा है। भारत में हार्ट अटैक के कुछ मामले जो चर्चित मुद्दे हैं, जरा उस पर नजर अगर आप दौड़ाएंगे तो मैंने कहा कि हर उम्र के लोगों में हो रहा है। जरा देखिए, कन्नड़ के एक अभिनेता थे पुनीत राजकुमार, बहुत ही फेमस एक्टर ये रहे हैं और इनकी उम्र केवल 46 वर्ष थी। ठीक है, उसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बॉलीवुड के और बिग बॉस फेम ये रह चुके हैं। 41 वर्ष में और काफी हेल्दी थे और इनका जो है इसी तरह से अचानक से हार्ट अटैक से की वजह से इनकी मृत्यु हुई। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन है, इनको तो आप जरूर जानते होंगे। 59 वर्ष की आयु में जिम में इनको हार्ट अटैक आ जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। 21 वर्ष का एक लड़का आप देखते होंगे, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था, वह डांस करते हुए, जम्मू कश्मीर का था, डांस करते हुए अचानक से गिर गया और उसकी मृत्यु हो जाती है और हार्ट अटैक ही उसकी वजह बताई गई थी। मुंबई का एक देखा होगा खबर आपने सोशल मीडिया पर कि गरबा खेलते हुए एक 35 वर्ष का शख्स अचानक से गिर जाता है और लोग समझ रहे होते हैं कि वह एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। 33 वर्ष का एक जिम ट्रेनर भी जो है अचानक से ऐसे ही गिर जाता है ट्रेनिंग देते हुए और उसे हार्ट अटैक हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब समस्याएं जो है लगातार चर्चा में, और इस तरह के कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। ऐसे बहुत सारे मामले अचानक से देखने को मिला है और इसी बात को लेकर के यह कहा जा रहा है कि इस चीज पर शोध होना चाहिए था। भारत के संदर्भ में भी कहा गया और वैश्विक स्तर पे, और कुछ शोध इसको लेकर के हुए हैं जिनके रिपोर्ट प्रकाशित हो रहे हैं और बहुत सारे शोध पत्र जो हैं अभी प्रकाशित होने बाकी हैं, उस पर रिसर्च चल भी रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट को जरा हम देखते हैं। उसके आधार पर यह कहा गया है कि भारत में मानसिक बीमारियों की सेल्फ रिपोर्टिंग की दर जो है वह 1% से भी कम है। यहां हमने हार्ट अटैक की समस्याएं देख ली। इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है, मैंने कहा था जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर के है और एंजाइटी डिप्रेशन को लेकर के है, तो उसमें नेशनल सैंपल सर्वे का एक रिपोर्ट है, उसके तहत यह कहा गया है कि भारत में लोग डिप्रेशन में की बात करते हैं या मेंटल हेल्थ को जैसे ही बात की जाती है तो लोग उसे समझ लेते हैं कि पागलपन से संबंधित ये व्यक्ति है, पागलपन से ग्रसित है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से क्या होता है, लोग हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और हीन भावना के शिकार होने की वजह से वह खुल करके बातें नहीं कर पाते हैं, अपनी जो उनकी समस्या होती है उसको जाहिर नहीं कर पाते हैं और मन ही मन में घूंटते रह जाते हैं। इस वजह से सेल्फ रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है और इसकी जो दर है वो 1% से भी कम है और इस वजह से क्या होता है, सही समय पर उन्हें उपचार नहीं मिल पाता और इस वजह से समस्याएं ज्यादा जटिल होता जाता है। परिणाम क्या होता है, आत्महत्या का दर भारत में लगातार देखा जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है। कोटा आप जानते हैं, वहां पर छात्र जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, IIT और नीट की तैयारी करने के लिए, लेकिन उसे सुसाइड सिटी कहा जाने लगा इस वजह से कि वहां कम उम्र के लड़के हैं और उसमें क्या देखा जा रहा है कि एंजाइटी ज्यादा देखा जा रहा है, डिप्रेशन ज्यादा देखा जा रहा है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये समस्याएं लगातार जो है बढ़ती जा रही है। मेंटल हेल्थ से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं भारत के संदर्भ में, जरा देखिए। सामान्य लोगों के मुकाबले मानसिक रोगियों की मौत 10 से 20 साल पहले हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह स्वस्थ व्यक्ति है और 70 वर्ष वह जी सकता है, लेकिन यदि वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, किसी भी तरह से मेंटल हेल्थ उसका सही नहीं है, तो यह देखा गया है कि यह व्यक्ति संभव है कि 50 से 60 साल ही जिए, यानी कि इसकी आयु जो है 10 से 20 साल तक कम हो जाती है। इसीलिए यहां पर मैंने पहले भी कहा कि मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत बातें की जानी चाहिए और मुखर होकर के लोगों को इस पर अपनी जो समस्या है उसे साझा करना चाहिए। इसमें शर्माने लजाने जैसी कोई बात नहीं है। हर साल 8 लाख लोग मानसिक रोग से तंग आकर आत्महत्या करते हैं। ये आंकड़ा सोच लीजिए, ये सालाना है और 8 लाख है। तो लोग जो है इसको चर्चा में नहीं लाते हैं, अपनी बात को रखते नहीं है और घुट करके क्या होता है, अंततः वह अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं।
दुनिया में हर 9 में से एक व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है। आप सोच सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर यह कहा गया है कि प्रत्येक 9 में से एक व्यक्ति जो है हमारे बीच में, संभव है कि हमारे बीच वह बैठता होगा, रहता होगा, हंसता खेलता दिखता होगा, लेकिन वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा है। ठीक है, और यह आंकड़ा जो है 9 में से एक व्यक्ति के साथ ऐसा चल रहा है। 26 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। 14 साल की उम्र से मेंटल डिसऑर्डर से जूझने लग जाते हैं। 14 साल, अब जिस उम्र में बच्चे जो है खेलने की उम्र है, ठीक है, उस उम्र में बच्चे जो, आप सोचिए क्या उनके दिमाग में जा रहा है, किस तरह की चीजें जा रही है, और वो क्या हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य उनका खराब हो रहा है। और इसके पीछे जो एक और वजह बताई जाती है वह है सोशल मीडिया। दुनिया भर की रिपोर्ट यह कहता है कि सोशल मीडिया की वजह से, टीवी के वजह से, मोबाइल के वजह से, है ना, तो ये समस्या है। जब इन सब चीज़ों की लत लग जाती है तो जाहिर सी बात है ये समस्याएं लगातार बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन और एंजाइटी के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी को हर साल 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आप सोचिए, वर्ल्ड इकोनॉमी की, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो डिप्रेशन और एंजाइटी के वजह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर साल जो है 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है इस वजह से। इसलिए इस बीमारी पर चर्चा करनी चाहिए। मेंटल हेल्थ के इलाज में भारत की हालत क्या है, जरा इसकी स्थिति देख लेते हैं। 1 लाख की आबादी पर 0.75 साइकेट्रिस्ट हैं, जबकि जरूरत 3 की है। यानी कि 1 लाख की आबादी है तो कम से कम 3 मनोचिकित्सक होने चाहिए, लेकिन इनकी संख्या नहीं है। अब जानते हैं भारत में डॉक्टर की संख्या भी कम है, तो यहाँ पर तो मनोचिकित्सक की बात है, बहुत कम इनकी संख्या है और इस वजह से सभी लोगों को सही उपचार नहीं मिल पाता है। मेंटल अस्पताल में 1 लाख आबादी पर बेड कितना है, तो 1.4 है, और मरीज कितने हैं, 7 हैं। आप जरा सोच सकते हैं, 1 लाख की आबादी है मेंटल हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर मरीज वहां 7 हैं, लेकिन बेड जो है आप कर सकते हैं लगभग 1.5 ही है। तो कैसे एडजस्ट होगा, ये एक समस्या है। हेल्थ केयर बजट में मेंटल हेल्थ का जो हिस्सा है 0.05% है, विकसित देश करते हैं 5%। अब यहां पर समझ लीजिए, यानी कि हमारे यहां सरकार जो बजट जारी करती है उसमें भी सरकार का ध्यान मेंटल हेल्थ पे नहीं है। क्योंकि अगर विकसित देश के आंकड़े देखेंगे, यूरोपियन कंट्री के आंकड़े देखेंगे, अमेरिका का आंकड़े देखेंगे, तो उनके बजट में जो स्वास्थ्य पर पूरा खर्च किया जाता है, उस स्वास्थ्य के बजट में यदि मेंटल हेल्थ को लेकर के देखेंगे कि उसके लिए कितना बजट दिया जाता है, तो वहां अच्छा खासा आंकड़ा देखने को मिलेगा, वह 5% तक देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में देखेंगे तो 0.05%, बिल्कुल नगण्य है। सरकार इस मामले पे ज्यादा खर्च करती हुई नजर नहीं आ रही है, तो सरकारी प्रयास भी करने की यहां पर जरूरत है। कोरोना के बाद मेंटल हेल्थ सर्वे में पहले की तुलना में 30% मरीज बढ़ने के अनुमान बताए गए हैं। सोच लीजिए, यानी कि कोविड-19 आया था, कोविड-19 के दौर से पहले और बाद की स्थिति अगर देखेंगे तो 30% का उछाल देखने को मिला है यहां मरीजों की संख्या में। तो यही मैं कह रहा था, कोविड-19 इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। कोविड-19 संक्रमण के बाद दुष्प्रभाव से किस तरह से बचा जा सकता है, सबसे अहम बात ये है। देखिए, इसके लिए सबसे अहम बात जो ये कही जाती है वह है कि आपको अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल बेहतर करने का क्या तात्पर्य, देखिए उसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि आपको प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। प्रकृति के साथ अपना चलिए। प्रकृति के साथ कहने का मतलब क्या है, सही वक्त पर सोना शुरू कर दीजिए, सही वक्त पर उठना शुरू कर दीजिए, अच्छा खाना खाना शुरू कर दीजिए, सेहत का ध्यान रखिए। और सेहत का ध्यान रखने के लिए आपको योगा करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और अच्छे जो पौष्टिक खाना कहते हैं वो लेना पड़ेगा। ये जो खाते रहते हैं पिज्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों से आपको हाय तौबा करनी पड़ेगी। यानी कि स्वास्थ्य का पूरा ख्याल करना ही पड़ेगा, नहीं तो समस्याएं जो है वह आपके लिए जटिल होता हुआ नजर आएगा। अब मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, सकारात्मक रहें और अपने काम एवं जीवन में संतुलित बनाकर रखें। आजकल जो समस्या हो गई लोगों की, वही सबसे बड़ी समस्या है कि वह प्राइवेट लाइफ में और अपने पर्सनल लाइफ में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। कई बार जो ऑफिस में कुछ काम कर रहे होते हैं और वहां पर मान लीजिए कोई बहस हो गया अपने बॉस से ही या किसी साथी से, वह चीज कहीं ना कहीं वो साथ लेकर के घर में चले जाते हैं और वहां पर भी इन्हीं सब चीजों से जूझते रहते हैं। और परिणाम क्या होता है, पारिवारिक कलह शुरू हो जाता है और वह मानसिक परेशानियों से जूझते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की जरूरत है प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, तभी इन चीजों पर आप सही कर पाएंगे। और साथ ही आप पॉजिटिव माइंडसेट के हों। ज्यादा से ज्यादा किसी मुद्दे पर यह सोचिए कि कितना बुरा हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और एक चीजें आप यह मान के चलिए कि यदि मैं आईएएस नहीं बना तो क्या, तो बहुत सारे विकल्प होंगे, नोट कर लीजिए। यदि मैं आईएएस नहीं भी बना तो जीवन में और भी विकल्प हैं। जरूरत तो नहीं कि हर व्यक्ति आईएएस बन ही जाए, बहुत सारे काम अच्छे हो सकते हैं जहां आप
आप अपना जो भी आपका अनुभव रहा है, ज्ञान रहा है, उसके द्वारा आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो कहने का मतलब है सकारात्मक सोच लेकर के चलने की जरूरत है। योग एवं ध्यान करें, जो आजकल पूरी दुनिया इस बात को मान भी रही है और योग करने की आवश्यकता पर बल भी दिया जा रहा है। अपनों के संपर्क में रहें और अपनी भावनाओं को साझा करें, यह बेहद जरूरी है। यानी कि आप जो इमोशनली बैलेंस होने की बात कही जा रही है, एक ही व्यक्ति पर पूरी तरह से निर्भर भी नहीं हो जाना है। ऐसा ना हो कि कोई एक ही व्यक्ति हो आपके जीवन में या एक मित्र हो, है ना, जिससे आप सारी बातें मान लीजिए साझा करते हो, सुख दुख सब बताते हो। कई बार क्या हुआ, वह व्यक्ति अपने कामों में बिजी हो गया या अब आपसे बहुत संपर्क में नहीं रह रहा है। अब क्या होगा, अलग तरह की समस्याएं आपके साथ शुरू हो जाएगी। अब आप परेशानी में जूझते रहेंगे। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे आप अपनी बातें साझा कर सकें, अपने दिल की बात बता सकें, ताकि कहीं ना कहीं आप जो है अपने अंदर जो बातें दबा के रख जाते थे उस पर चर्चा हो सके कम से कम। और आप इस बात से भी निश्चिंत रहे कि जिस व्यक्ति के साथ आप अपने मन की बात साझा करेंगे, आप यह मान के चलें कि वह व्यक्ति ऐसा हो जो कि आपकी भावनाओं का कद्र करने वाला हो। ठीक है, सक्रिय रहें और मनोरंजक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखें, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए सामाजिक काम बहुत अहम हो जाता है। यदि आप सामाजिक काम से जुड़े रहते हैं तो ये सारी चीजें जो एक्टिविटी खुद ब खुद हो जाता है। इसके अलावा तंबाकू हो गया, शराब हो गया, नशीले पदार्थों से दूर रहे, स्मोकिंग ना करें, ये हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरत चीजें हैं, इसीलिए इसका सेवन ना करें। और सबसे अहम कि पर्याप्त नींद लें। कहा जाता है कि कम से कम आपको 8 घंटे तो सोने ही चाहिए। और आजकल देखा गया है इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोग बहुत कम सो रहे हैं। 5 घंटे, 6 घंटे, 4-4 घंटे लोग सो रहे हैं और इस वजह से तमाम तरह की समस्याएं होती जा रही है। इसीलिए सही आप अगर अपना दिनचर्या रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप बेहतर जीवन जी पाएंगे। सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के क्या क्या प्रयास किए गए हैं जरा देखते हैं। इसके तहत हम कुछ स्कीम देखेंगे, कुछ पॉलिसीज को देखेंगे, केंद्र सरकार के भी देखेंगे, किसी एक राज्य सरकार की भी पॉलिसी को देख लेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में बनाया गया था। अब इसके तहत क्या है, मरीज केंद्रित, गुणवत्ता और एक आश्वासन आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। देखिए, यानी कि ये जो स्वास्थ्य नीति हमारे देश का 2017 में बना है, हमने इसको क्या किया है, मरीज को केंद्र में रखा है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जरूरत क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को होना चाहिए। अब इस बात को गौर से समझते चलिए, शब्दों को तब समझ पाएंगे। गुणवत्ता की बात की गई है। हमने ये पूरी तरह से कोशिश किया है कि क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए। अपने अस्पताल के स्तर पर भी शुरू किया है हमने ये भी देखा है कि जो हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट्स हैं, डॉक्टर्स की क्वालिटी है, नर्स की क्वालिटी है, इन सब को बेहतर किया जाए। यानी कि पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का हमारा है उसकी क्वालिटी को और बढ़ा दिया जाए और एक आश्वासन आधारित दृष्टिकोण डेवलप किया जाए, सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप किया जाए। मरीजों को डॉक्टरों पर, अस्पताल व्यवस्था पर पूरी तरह भरोसा हो सके। स्थिति और उपचार के बारे में जानकारी रोगियों तक पहुंचाने का अधिकार यहां पर दिया गया है। अवेयरनेस की बात की गई है, आप चीजों को समझ सके। विवादों और शिकायतों पर त्वरित समाधान के लिए आधिकारिक मेडिकल ट्रिब्यूनल बना दिया गया। आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, उसके तहत ही मेडिकल ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है कि मरीज या डॉक्टर, अस्पताल व्यवस्था किसी भी तरह की समस्याएं होता है तो त्वरित उसका सुनवाई हो सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मानक संस्थान सार्वजनिक, यहां ध्यान देना है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त मानकों को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। प्रतिष्ठानों के ग्रेडिंग और मानक उपचार दिशा निर्देशों का सक्रिय प्रचार भी किया जा रहा है। ये सब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत आया था। यह प्रीलिम्स के एग्जाम के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के जो है वह गरीबों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर के लाया गया था। यहां पर देखते हैं बिहार सरकार का एक योजना है, स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। इसके तहत क्या कहा गया, 6 से 18 वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य जांच की बात की गई है। और जांच किस तरह से किया जाएगा, तो सरकारी या फिर सरकारी सहायता प्राप्त जो विद्यालय होता है उस विद्यालय में कहा गया है कि यह जांच किया जाएगा। और किसके द्वारा, तो चलंत चिकित्सा दल। चलंत चिकित्सा दल का मतलब क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि चलता फिरता हॉस्पिटल होगा, मोबाइल हॉस्पिटल जिसे आप कह सकते हैं। वो विभिन्न विद्यालयों में जाएंगे, सरकारी विद्यालयों में जाएंगे या फिर जिसको गवर्नमेंट से एड मिल रहा है, जिन इंस्टीट्यूशन को, वहां जाएंगे, वहां के बच्चों की जांच करेंगे, उसकी देखभाल की बात करेंगे। यहाँ पर आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गरीबों के लिए वरदान आयुष्मान। अब ये योजना जो है इसे बहुत बड़ी योजना बताई जा रही है, वैश्विक
स्तर पर स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे बड़ी योजना इसे बताया जा रहा है। आप ये ध्यान में आपको होगा कि जब यूएसए के प्रेसिडेंट ओबामा हुआ करते थे, उन्होंने वहां एक योजना स्वास्थ्य को लेकर के चलाया था, उसे ओबामा केयर कहा जाता था। ठीक इस योजना की तुलना जो है उसी से किया जाता है और इसे भी कई लोग पॉपुलर भाषा में मोदी केयर कहते हुए नजर आते हैं। ये आयुष्मान भारत की बात की जाती है। तो आयुष्मान भारत के तहत कार्ड दिया जाता है। कार्ड के तहत आप किसी भी निजी अस्पताल में जा सकते हैं, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं और उसके तहत इलाज करा सकते हैं। उसके अलावा इसके तहत कहा गया है कि तकरीबन जो है 50 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इससे लाभान्वित होने वाले हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य को लेकर के योजना इसे बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के देखिए, आज का जो पूरा हमारा डिबेट था उसका निचोड़ ये है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल बेहद रखना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हम जो भी चीज करते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम नौकरी करेंगे, ठीक है, हमने जो भी प्रतिष्ठा अर्जन करना है, हमने घर परिवार बनाने हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उसका अंततः सुख भोग किसे करना है? इसी शरीर को करना है। और जब ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है आप कितना भी साम्राज्य खड़ा कर लें, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखिए और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में सबसे ज्यादा जो ख्याल रखना है वह है मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना। ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाइए जो लोग आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव ना डालते हो। जस्ट इग्नोर वाली जो बात कहती है ना, वही बात करना है। इस पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। प्रश्न का जवाब मैं नहीं दिया करता हूं क्योंकि आप लोग जवाब बेहतर दे ही देते हैं। यहां पूछा गया है सही नहीं है, सही नहीं है डिकोड करना है, इसका मतलब है गलत है। तो चलिए अब प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल वैक्सीन डेटा नेटवर्क शोध शाखा ने कोविड से संबंधित एक अध्ययन में पाया कि कोविड संक्रमण के बाद लोगों में हृदय और मस्तिष्क संबंधित बीमारियां अधिक देखी जा रही है। यह पहला स्टेटमेंट। दूसरा, अध्ययन में कोविड-19 के बाद कम उम्र के लोग सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड साइकोटिक डिसऑर्डर जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये दो स्टेटमेंट दिया गया, हमने चर्चा किया है। अगर आपको ध्यान ना रहे तो वीडियो में थोड़े से पीछे जाइए, फिर से देखिए, समझ लीजिए, फिर इसका जवाब दीजिए। इसके आधार पर कौन सा गलत है ये ढूंढना है। 4 विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प के आधार पर कोई एक विकल्प सही होगा। जो भी विकल्प सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। आप अपने विचार से हमें अवगत कराइए और विचार के तहत ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि वाकई इस बीच में पिछले 1-2 साल में हार्ट अटैक की समस्याएं लगातार बढ़ रही है, या फिर वाकई आपको ऐसा लगता है कि ये जो एंजाइटी वाली समस्याएं हैं, डिप्रेशन की समस्याएं हैं लोगों में और कम उम्र के लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है, वाकई इससे समाज जूझ रहा है और इन सब चीजों से निपटें तो कैसे निपटें? अपने सुझाव, अपने तर्कपूर्ण बातें हमें जरूर बताएं, उससे हमें अवगत जरूर कराएं। मैं देखते भी रहता हूं, आप लोग बहुत अच्छा तर्क देते भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर के विषय में भी आप अपने विचार जरूर देंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।